हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। ये हमारी डेली करंट अफेयर की सीरीज़ है, ठीक है। और इस सीरीज़ में हम लोग चुनिंदा 8 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं और इनके साथ साथ हम लोग इसके जो स्टैटिक जीके होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वो भी डिस्कस करते हुए चलते हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है वो है 12 और 13 जून की, ठीक है। मतलब जो भी 12 और 13 जून से जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर बने हैं उनसे हम लोग आपके लिए इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। और साथ में हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट करा है जहां पर कि हम लोग एमसीक्यूज़ तो करते हैं, साथ में वन लाइनर्स भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी जो करंट अफेयर होता है ये एक इम्पॉर्टेंट ज़रिया होता है एग्ज़ामिनर के लिए क्वेश्चन पेपर सेट करने का। क्योंकि एग्ज़ामिनर क्या करता है कि करंट अफेयर से करंट अफेयर के क्वेश्चन तो देता ही है, साथ में इसकी जो पीछे बैकग्राउंड होता है, स्टैटिक पोर्शन होता है, उससे भी आपके लिए क्वेश्चन सेट कर देता है। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग करंट अफेयर इम्पॉर्टेंट खबरों पे अपना फोकस बना के रखें, साथ में उसका जो स्टैटिक पोर्शन है जो आपके सिलेबस में आता है उसको भी कवर करके चलें, जिससे कि हम लोग मैक्सिमम जो हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं उनको कवर कर सकें, ठीक है। तो ये जो हमारी वीडियो है ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है, दोनों बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये हमारा जो सेशन रहने वाला है, हम इसमें 8 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे प्लस वन लाइनर डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरैक्टिव और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल रहने वाला है। हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसका स्टैटिक पोर्शन डिस्कस करेंगे, साथ में खबरें भी जानेंगे कि क्या खबर चल रही है, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बीच में स्किप ना करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों से भी कराइए। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 50th G7 समिट इज सेट टू बी हेल्ड। यहाँ ये बोला है कि 50वां, देखो यहाँ पर हम लोगों को ध्यान देने वाली बात है कि 50वां G7 शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है। तो यहाँ पर ये पूछा है कि कहाँ हो रहा है, ठीक है, कौन से देश में हो रहा है, क्या वो इटली में हो रहा है, जर्मनी में हो रहा है, यूनाइटेड किंगडम में हो रहा है या फिर फ्रांस में हो रहा है। तो इसका सही आंसर है इटली, ठीक है। कहाँ हो रहा है? इटली में हो रहा है, अभी चल रहा है। यहाँ पर इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक लेडीज़ है, वुमेन है, जिनका नाम है जॉर्जिया मेलोनी, ठीक है। जॉर्जिया मेलोनी ने हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को पहले ही आमंत्रित कर लिया था G7 समिट के लिए। अब जो मोदी जी हैं, ठीक है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो अपनी प्राइम मिनिस्टर की जो ओथ लेने के बाद चार दिन बाद ही इस सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए जा चुके हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि G7 जो ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप है जिसमें कि 7 देश आते हैं। और कौन से देश आते हैं? वो देश आते हैं डेवलप्ड देश, ठीक है, मतलब कि एक विकसित देश इसमें आते हैं। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए गर्व की बात है कि यहाँ पर हमें एक इन्वाइटी के रूप में इन्वाइट करा गया है, ठीक है। तो अभी मैं जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से देश आते हैं G7 में। तो G7 में देश आता है, एक आपका आता है जर्मनी, ठीक है। जो मैं लिख रही हूँ उसको अपने नोट करते जाइए क्योंकि एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि G7 में कौन कौन से देश आते हैं। तो एक है जर्मनी आता है, यूके आता है, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस आता है, कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट्स है, मतलब कि अमेरिका हो गया, इटली है और जापान है, ठीक है। देखिए ये 7 देश G7 ग्रुप को बनाते हैं। इससे पहले ये G7 ग्रुप नहीं था, उससे पहले इसको G8 बोला जाता था क्योंकि इन सभी 7 देशों के साथ एक और देश था जिसका नाम है रशिया, लेकिन अब रशिया को हटा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि G7 के साथ जब रशिया भी था तो उसको G8 बोला जाता था, लेकिन रशिया को निकाल के फेंक दिया है, तो ये G8 अब G7 के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हमारा वन लाइनर है, जो कि मैंने आपको बोला है कि हम लोग अपने 8 क्वेश्चंस के साथ साथ वन लाइनर भी करेंगे। यहाँ पर यह है कि जो मोहन चरण मांझी जी हैं, ठीक है, जो मोहन चरण मांझी जी हैं वो उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री होंगे, ठीक है। आपको पता है कि लोकसभा के इलेक्शन के साथ साथ उड़ीसा के जो असेंबली के जो इलेक्शन थे वो भी हुए थे, तो वहाँ पर नए चीफ मिनिस्टर को चुना गया है, वो है मोहन चरण मांझी, ठीक है। नवीन पटनायक जी नहीं है, अब है न्यू चीफ मिनिस्टर जो कि बीजेपी से आते हैं, ठीक है। उनका नाम है मोहन चरण मांझी, उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री।
अब जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं उनको मैं बता दूं कि हमारे चैनल पर बहुत सारी सीरीज़ चलाई जा रही हैं, ठीक है। जैसे कि पहली सीरीज़ है जीएस एमसीक्यूज़ की, जिसमें कि हम लोग 8 एमसीक्यू कराते हैं, ये वही सीरीज़ है जो कि मैं आपको करवा रही हूँ। दूसरी सीरीज़ है हमारी पॉलिटी एमसीक्यूज़ की, यहाँ पर हम लोगों ने पहले ही बहुत सारी वीडियोज़ बना के रखी हुई हैं, आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, एक बार जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि राज्य व्यवस्था से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और हम लोगों ने पूरा का पूरा जो फंडामेंटल है वो वहाँ पर क्लियर कर रखा है। फिर है हमारी एनसीईआरटी की सीरीज़, ठीक है। एनसीईआरटी की सीरीज़ को हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहला पार्ट हमारा ये है कि हम लोग क्लास वाइज चलते हैं, जैसे कि हम लोगों की ज्योग्राफी अभी चल रही है, भूगोल चल रही है, तो उसके अंदर हम लोगों ने क्लास 6 और क्लास 7 कंप्लीट करा दिए हैं। उसके हम लोग चैप्टर प्लस एमसीक्यू दोनों ही कवर करवा चुके हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले चैप्टर पढ़ाते हैं, उसके नोट्स भी प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे कि आपको नोट्स बनाने की कोई दिक्कत ना हो। आपको नोट्स इसी चैनल पर मिल जाते हैं। फिर उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, एमसीक्यूज़ बनते हैं, उनको फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं, ठीक है। और ये जो सीरीज़ है हमारी एनसीईआरटी की, और साथ में सारी की सारी सीरीज़ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए, दोनों बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। और आपको पता होगा बहुत से जो चैनल है, बहुत से चैनल इंस्टीट्यूशंस जो है एनसीईआरटी के एमसीक्यूज़ और चैप्टर पढ़ाने के पैसे लेते हैं, लेकिन आपको ये सुविधा जो है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है हमारे चैनल पर, तो इसका फ़ायदा उठाइए, अपने दोस्तों को भी बताइए। फिर है हमारी ट्रिक्स की वीडियो, यहाँ पर हम लोग 5 एमसीक्यूज़ लेकर आते हैं, एक अनोखे तरीके से आपको एमसीक्यूज़ कराते हैं, क्योंकि ट्रिक्स से करे हुए जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो 100% सही होते हैं। आप जाके इसको देखिए एक बार, आपको खुद पता पड़ जाएगा कि हम लोगों ने कितने अच्छे तरीके से एक ट्रिक से आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रखे हैं। फिर है हमारी करंट अफेयर मंथली, यहाँ पर हम लोग पिछले महीने में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहते हैं उनको कंपाइल करके आपके लिए मैगज़ीन में लेकर आते हैं, और ये मैगज़ीन में क्या होता है, 1 लाइनर होता है, ठीक है, 1 लाइनर होता है। पिछले महीने का जो मई महीना गया है उसमें हम लोगों ने 61 लाइनर में कंप्लीट करा दिया है पूरा मई का महीना। फिर है मेंस के टॉपिक्स, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंस के रूप में रहते हैं वो भी हम लोग बच्चों के लिए कवर करवाते रहते हैं। और एक हमारी है जीएस की वीडियो है, प्लेलिस्ट है, जहाँ पर कि हम लोग कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, टॉपिक लेते हैं, कंसेप्ट क्लियर करते हैं, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। फिर हम, अगर आप हमारे चैनल में जाते हैं, उस कम्युनिटी में हम लोग रेगुलरली क्वेश्चन डालते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, आप जाके वो भी कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा उठाइए, चैनल में जाइए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अपने दोस्तों से भी कराइए। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेक्स्ट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ विल बी, यहाँ बोला है कि अगले थल सेना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन होंगे? क्या वो उपेंद्र यादव जी होंगे, क्या वो भूपेंद्र यादव होंगे, या वो मनोज पांडे होंगे, या फिर हरिओम यादव होंगे? तो इसका सही आंसर है उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है। कौन होंगे? उपेंद्र द्विवेदी जी नेक्स्ट आर्मी चीफ होंगे। ये जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि जो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र यादव हैं ये हमारे नेक्स्ट आर्मी स्टाफ होंगे, मतलब थल सेना अध्यक्ष चुने जाएंगे। और कब अपना पद संभालेंगे? यह संभालेंगे 30 जून को। और अभी फ़िलहाल की बात करें तो अभी है मनोज पांडे जी, ठीक है। ये कौन है? मनोज पांडे जी अभी हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। और उससे पहले ये जो उपेंद्र द्विवेदी जी हैं ये कौन थे? ये वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, ठीक है। अभी फ़िलहाल तो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ में है, उसके बाद 30 जून को ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम लोग 1 लाइनर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर ये बोला गया है कि जिमैक्स 24, ठीक है, जिमैक्स 24, ठीक है, एक जो नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है, एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है जो कि जापान और भारत के बीच में हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? वो हो रहा है जापान के योकोसुका में, ठीक है। कहाँ हो रहा है? जापान के योकोसुका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है कि रिसेंटली इन न्यूज़ द टर्म लाल मुरसन हिल्सा आर रिलेटेड टू। यहाँ पर ये बोला है कि अभी हाल ही खबरों में रहा है लाल, मुरसन और हिल्सा किससे संबंधित है, ठीक है। क्या ये मंगल ग्रह में जो गड्ढे हैं, मंगल ग्रह पर जो गड्ढे हैं, क्या वो हैं ये? क्या ये क्रांतिकारियों के नाम है? क्या ये किसी मछली का नाम है? या फिर ये अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है उसमें कुछ जो क्षेत्र हैं उनका नाम है? दोबारा देखिए, लाल,
मुर्सन और हिल्सा। तो इसका सही आंसर है ये मार्स के क्रेटर्स हैं, कि मतलब मंगल ग्रह के गड्ढे हैं। ठीक है, कितनी इंपॉर्टेंट खबर है कि जो मंगल ग्रह है, ठीक है, मतलब जो मार्स जो प्लैनेट है उसके ऊपर जो गड्ढे हैं उनका नाम भी रख दिया गया है। तो उन गड्ढों का नाम क्या है? एक गड्ढे का नाम लाल है, एक का मुर्सन है और एक का है हिल्सा। ठीक है, अब खबर क्या थी? खबर इसमें ये थी जो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है, ठीक है, जो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है, कहाँ पर है? अहमदाबाद में है। ठीक है, उनके साइंटिस्टों ने, ठीक है, अहमदाबाद के जो इस लेबोरेटरी के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने मार्स पर 3 गड्ढे हैं उनका नाम रख दिया गया है। अब पहला जो हम बात करते हैं लाल क्रेटर की, ठीक है, वो गड्ढा जिसका नाम है लाल। अब ये नाम लाल क्यों रखा गया? क्योंकि ये एक जियोफिजिस्ट और डायरेक्टर थे, ठीक है, जो PRL लेबोरेटरी है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के जो डायरेक्टर थे जिनका नाम था देवेंद्र लाल। ठीक है, देवेंद्र लाल के नाम पर एक गड्ढे का नाम रख दिया है लाल क्रेटर। फिर सेकंड नाम को पता है, वो है मुर्सन। अब ये नाम कहाँ से लिया गया है? ये नाम लिया गया है उत्तर प्रदेश का एक टाउन है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का टाउन है, उसके नाम पर मुर्सन नाम रख दिया गया है। फिर है हिल्सा। अब हिल्सा नाम कहाँ से लिया है? हिल्सा नाम लिया है जो बिहार है ना हमारा, जो बिहार है, बिहार में भी एक टाउन है, उस टाउन का नाम है हिल्सा, वहीं से नाम लेकर गड्ढे का नाम रख दिया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है हम सबके लिए कि ये भी ऐसा कुछ होता है। अगर हम मार्स की बात करें, ठीक है, अगर हम मार्स की बात करें, मंगल ग्रह की बात करें, तो वो सूरज से, ठीक है, आपको पता है सूरज से चौथे नंबर पर आता है। तो पहला कौन सा आता है सूरज के पास ग्रह? वो होता है मरकरी, ठीक है, फिर है आपका वीनस, अर्थ और फिर होता है मार्स। तो ये चौथे नंबर पर आता है हमारा मार्स के। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें, ये जो हमारा जो मार्स है वो थोड़ा थोड़ा जो हमारी पृथ्वी है उससे थोड़ा सिमिलैरिटी रखता है। अब किस किस चीज़ में सिमिलैरिटी रखता है? अगर हम देखें, ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये है हमारा मार्स, मतलब कि मंगल ग्रह है। ठीक है, इसको हम लाल ग्रह भी बोलते हैं, आपको पता है, रेड प्लैनेट इसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब क्या कैसे करता है कि जब ये अपनी धुरी पर घूमता है, ठीक है, अपनी धुरी पर ये घूम रहा है, तो ये जो अपने धुरी का एक रोटेशन है उसको 24.6 घंटे में कंप्लीट कर लेता है। अगर हम अर्थ की बात करें, धरती की बात करें, तो धरती अपना एक रोटेशन किस में कंप्लीट कर लेती है? वो 23.9 घंटे में कंप्लीट कर लेती है। अब रोटेशन का मतलब क्या हुआ अपनी धुरी पे घूमने का? जब धरती अपनी धुरी पे घूमती है तो उसी से दिन और रात होते हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट हो गया है हमारे लिए। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट हम लोगों ने चीज़ जान ली मार्स के बारे में। चौथा प्लैनेट है, लाल कलर का बोलते हैं, और ठीक है, इसको लाल प्लैनेट भी बोलते हैं, लाल ग्रह इसको बोला जाता है। अब इसको लाल ग्रह क्यों बोला जाता है? ये इम्पॉर्टेंट बात है कि रेड प्लैनेट क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो भी रॉक्स हैं, जो भी पहाड़ हैं ना, जो पहाड़ भी मिलते हैं उस पर, उसमें जो आयरन है ना उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, उसकी वजह से ये रेड कलर आ जाता है। मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन की वजह से यहाँ पर ये लाल कलर का हमें दिखता है। चलिए, ये हो गया हमारा क्वेश्चन ख़त्म। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उससे पहले हम लोग वन लाइनर डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ये बोला गया है कि आशीष कुमार दास को अपॉइंट करा गया है डायरेक्टर ऑफ नीति आयोग का। ठीक है, मतलब नीति आयोग के जो निदेशक के रूप में आशीष कुमार दास को नियुक्त करा गया है। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि नीति आयोग का अभी किसको डायरेक्टर नियुक्त करा गया है, तो वो है आशीष कुमार दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपस मून इज़ यहाँ पर ये बोला है कि ओलंपस मॉन्स क्या है। ठीक है, ओलंपस मॉन्स क्या है? क्या ये धरती पर कोई ज्वालामुखी है? कि अर्थ पर वोल्केनो है? क्या ये मंगल ग्रह का ज्वालामुखी है? ठीक है, या फिर ये अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उसमें कोई ज्वालामुखी का नाम है? या फिर ये जापान में पाया जाने वाला एक ज्वालामुखी है? तो इसका सही आंसर है कि वोल्केनो ऑन मार्स। ठीक है, कि जो मार्स जो अभी हम लोगों ने डिस्कस करा, ठीक है, जो मार्स प्लैनेट है, मतलब कि मंगल ग्रह है, उस पर एक वोल्केनो है, ठीक है, ज्वालामुखी है, जिसका नाम है ओलंपस मून। अगर इसके साइज़ के बारे में बात करें,
अगर हम इसके साइज़ के बारे में बात करें तो हमारा जो माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट का 3 गुना है ये। सोचो कितना बड़ा हो गया कि माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना बड़ा है। और अगर हम माउंट किया की बात करें, मौना किया की बात करें, तो उससे 2 गुना बड़ा है। तो सोचो कितना बड़ा पहाड़, कितना बड़ा वॉल्केनो है जो कि मार्स पर पाया जाता है, ठीक है। और ये वाला जो वॉल्केनो है ये हमारे सोलर सिस्टम का, ठीक है, सोलर सिस्टम मतलब कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, ठीक है, सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। और एक पॉइंट ये रह गया था कि जो मार्स है, मंगल ग्रह है, उसके 2 मून हैं, 2 चंद्रमा हैं जिनके नाम हैं फोबोस और डेमोस, ठीक है। कौन कौन से हैं वो नाम है आपके, फोबोस और डेमोस। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करते जाइए। जो भी मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, का नोट डाउन करते जाइए और बार बार रिवीजन करिए, ठीक है। अगर याद नहीं रहता है तो बार बार वीडियो को देखिए, ठीक है, बार बार देखिए उसको, बार बार देखिए जिससे आपको याद हो जाए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल। इसमें यह बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन से देश खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य हैं। क्या वो बहरीन, कतर, कुवैत है, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान है, या फिर दोनों ही हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही आंसर है सी, कि जो हमारा गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल है उसके अंदर 6 देश आते हैं और उन देशों का नाम क्या है, बहरीन, कतर, कुवैत, सऊदी अरेबिया, यूएई और ओमान। इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। अब खबर क्या थी, खबर में ये था कि आप सबको पता होगा, बहुत ज़्यादा वायरल भी ये खबर हो रही थी कि कुवैत में, ठीक है, कुवैत में एक बिल्डिंग में आग लग गई है, ठीक है, कुवैत में एक बिल्डिंग में आग लग गई है जहाँ पर कि 49 लोगों की मौत हो गई है। अब उसमें से 40 लोग तो भारतीय ही हैं, ठीक है। तो कितनी बड़ी बात है, कितनी दुखद घटना है कि 49 लोगों की मौत हो गई है और 40 भारतीय ही हैं। और ज़्यादातर जो लोग हैं वो हमारे केरल राज्य से संबंध रखते हैं। अब ये कौन से लोग हैं, ये वो लोग हैं जो कि भारत से, ठीक है, जो कि भारत से पैसे कमाने के लिए बाहर दूर देश में जाते हैं। तो ये लोग कहाँ गए हुए थे, ये कुवैत में गए हुए थे, ठीक है। तो अब इसी से रिलेटेड एक कंसेप्ट ये आता है रेमिटेंस का, ठीक है। अब रेमिटेंस क्या होता है, अब मान लिए कि ये लोग कुवैत में गए हैं कमाने के लिए, अब यहाँ से जो कमा के वापस जो पैसा अपने देश में जो भेजेंगे उस पैसे को हम बोलेंगे कि यहाँ पर रेमिटेंस उन्होंने दिया है अपने परिवार को चलाने के लिए, तो वो हमारा हो गया रेमिटेंस। अब आपको ये भी पता होगा कि जो हमारा भारत है, इंडिया है, वो नंबर 1 है, सबसे बड़ा पहले नंबर पे है जो कि सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त करता है। तो यहाँ से हम लोगों ने ये भी जान लिया, खबर जान ली, ठीक है। और हम लोगों ने क्या जान लिया कि कौन कौन से मेंबर हैं, सदस्य हैं गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के। अगर हम इसको मैप में देखें, ठीक है, जिन बच्चों के पास एटलस है वो सारे के सारे बच्चे अपनी जो एटलस है उसको खोल के बैठिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर इनको इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपका आएगा सऊदी अरेबिया, ठीक है, सऊदी अरेबिया हो गया। एक मिनट, इसको सही से बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ गया, ये आपका आ गया सऊदी अरब, यहाँ पर आता है, ठीक है। ऊपर की साइड अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर आपका यूएई आएगा, ठीक है। और ऊपर की साइड जाएंगे तो यहाँ पर ओमान आएगा, फिर यहाँ पर आपका कतर आएगा, बहरीन आएगा और कुवैत आएगा, ठीक है। तो सारे के सारे एटलस में इसको देख लीजिए, तो यहीं पर इसी एरिया में ये सारे के सारे मेंबर्स आते हैं, कंट्रीज़ आती है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा अफ्रीका कंटिनेंट है, मतलब कि अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। तो यहीं पर ये देश आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हमारा 1 लाइनर है। यहाँ पर ये बोला गया है कि आंध्र प्रदेश के नए चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू जी बने हैं, ठीक है, चंद्रबाबू नायडू जी बने हैं, ठीक है। यहाँ पर भी इलेक्शन हुए थे, लोकसभा के साथ साथ असेंबली के भी इलेक्शन हुए थे। तो आंध्र प्रदेश के नए चीफ मिनिस्टर कौन है, चंद्रबाबू नायडू। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट
सोर्स ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड अ ग्रीन हाउस गैस। यहाँ ये बोला है कि दुनिया का सबसे बड़ा नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जक देश कौन सा है। नाइट्रस ऑक्साइड का पूछा है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या वो भारत है, चीन है, अमेरिका है या फिर ब्राज़ील है। तो इसका सही आंसर है चाइना, ठीक है। अब यहाँ पर एक स्टडी आई है, ठीक है। एक स्टडी में उसने ये बोला है कि जो इंडिया है, जो भारत है, वो सेकंड नंबर पर, ठीक है, सेकंड नंबर पर नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन करता है, ठीक है। पहले नंबर पर कौन करता है, पहले नंबर पर करता है चाइना और दूसरे नंबर पर करता है इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि सबसे ज़्यादा नाइट्रस ऑक्साइड का एमिटर कौन है, वो है चाइना नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पर हमारा भारत आ चुका है। अब इसका मेजर सोर्स क्या है, ठीक है, इसका मेजर सोर्स क्या है नाइट्रस ऑक्साइड की अगर हम बात करें कि कहाँ से ये एमिट होता है, कैसे निकलता है, तो इसका सबसे बड़ा सोर्स है फर्टिलाइज़र यूसेज। जो हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं उनसे इसको ये निकलता है, ठीक है। अगर हम, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस वो है जो कि हमारे जो एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, उसको हीट अप करती है, गर्म करती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाली बात ये कही जाती है कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसमें ये तीसरे नंबर की गैस है जो कि सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन में पाई जाती है और हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म कर रही है। मतलब कि नंबर 1 पर है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद है आपका मीथेन और फिर है आपका नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा खतरनाक गैस है जो कि हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ा रही है। और एक बार जब ये निकल जाती है, नाइट्रस ऑक्साइड का एमिशन हो जाता है, उत्सर्जन जब इसका हो जाता है, तो ये लंबे समय तक एटमॉस्फेयर में टिकी रहती है। अब इसका लंबे समय तक एटमॉस्फेयर में टिके रहने का क्या मतलब है, इसका यह मतलब है जब तक ये एटमॉस्फेयर में रहेगी तब तक ये एनवायरनमेंट को गर्म करके रखेगी और बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग करेगी, जो कि हमारे लिए सही नहीं है, ठीक है। तो इस रूप से हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये एक खतरनाक गैस है। और ये कितने समय तक रहती है, ये लगभग 125 साल तक एटमॉस्फेयर में रहती है। अब ये चिंता जताई जा रही है कि इसकी जो मात्रा है, इसका जो अमाउंट है, कंसंट्रेशन है, वो बढ़ रहा है। अगर हम बात करें तो ये लगभग 25% तक ये बढ़ चुका है, ठीक है। और ये वही गैस है नाइट्रस ऑक्साइड जिसको कि हम लोग लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डू नॉट कम अंडर जीएसटी। अब इसमें ये लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। क्या वो सोप और साबुन है, साबुन और तेल है, पेट्रोल है, स्मार्टफोन्स गाड़ियां हैं, स्पाइसेस और मस्टर्ड ऑयल मतलब कि मसाले और सरसों का तेल है। यहाँ बोला है नॉट कम। अब देखिए, आप जब भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें ना तो वहाँ पर आप ज़रूर देख लीजिए कि यहाँ पे नॉट तो नहीं पूछा है, क्योंकि जब हम नॉट वगैरह नहीं देखते हैं तो हमारे बहुत से जो क्वेश्चन हैं वो हमें आते आते गलत हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर है कि जीएसटी में कौन नहीं आता है, पेट्रोल शामिल नहीं होता है, मतलब पेट्रोल के ऊपर जीएसटी नहीं लगती है। अब खबरों में क्या था, खबरों में ये था कि अभी जो हमारे जो यूनियन पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के जो मिनिस्टर बने हैं, ठीक है, उनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी जो जी हैं, उन्होंने ये बोला है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि पेट्रोल को भी जीएसटी के अंतर्गत लाया जा सके। अब इससे फ़ायदा क्या होगा जीएसटी में लाने का। अब देखिए, जीएसटी में अगर ये लाते हैं तो उस पर केवल एक ही टैक्स लगेगा जो कि जीएसटी लगेगा, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होता है अभी फ़िलहाल कि सेंटर अलग टैक्स लगाती है, स्टेट अलग टैक्स लगाती है, तो लगभग अगर हम बोलें तो लगभग 50% का कुछ उसमें एक्स्ट्रा उसमें अमाउंट लग जाता है, पैसा बढ़ जाता है टैक्स लगने से, और पेट्रोल हमारा महंगा हो जाता है। अगर इस पर जीएसटी लग जाता है पेट्रोल पर, तो ये जीएसटी लगने के बाद जो पेट्रोल के दाम हैं वो कहीं ना कहीं नीचे आ सकते हैं। इसलिए बार बार ये बोला जाता है कि आप पेट्रोल पर भी जीएसटी को लेकर आइए, ठीक है, पेट्रोल को जीएसटी पर लेकर आइए, क्योंकि जीएसटी का मतलब क्या है कि जीएसटी पर केवल एक ही
टैक्स लगेगा कि सेंटर और जो केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार है वो अलग अलग टैक्स नहीं लगा पाएगी। अगर हम जीएसटी की बात करें, ठीक है, अगर हम जीएसटी की बात करें तो ये जो जीएसटी हमारा होता है ये, ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो, पेट्रोलियम हो, उन पे लगता है। और साथ में जीएसटी की बात करें तो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि इनडायरेक्टली लिया जाता है। डायरेक्ट टैक्स कैसे हो गया? डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स हो गया जो कि डायरेक्टली लिया जाता है, जिसका नाम होता है इनकम टैक्स। को हम लोग एग्जाम्पल के रूप में इसको ले सकते हैं। इनकम टैक्स जो है वो एक डायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। और इसको जो लॉन्च करा था, इसको लॉन्च करा था 2017 में। कौन से? 1 जुलाई 2017 में इसको लॉन्च कर दिया गया था। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर इसकी बात करें कि कहाँ कहाँ पर जीएसटी में कौन कौन सी चीज़ों पर जीएसटी नहीं लगता है, तो एक तो हमारा हो गया पेट्रोल हमारा हो गया, एक आपका हो गया हाई स्पीड का डीजल, ठीक है, हाई स्पीड डीजल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, ठीक है, इन सब पर जीएसटी नहीं लगता है। साथ में जो अल्कोहल होती है उस पर भी जीएसटी नहीं लगता है, और नेचुरल गैस पर जीएसटी नहीं लगता है, और ठीक है, और एविएशन पर। ये मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है कि इन सभी चीज़ों पे जीएसटी नहीं लगता है। और जीएसटी एक आपका इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि 1 जुलाई 2017 में इसको लॉन्च करा गया था, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे जीएसटी से, आपसे पूछा जा सकता है। और हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर कौन बने हैं? हरदीप सिंह पुरी जी बने हैं। चलिए नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है, उससे पहले हम लोग करेंगे अपना वन लाइनर। यहाँ ये बोला गया है कि 12 जून को किस रूप में मनाया जाता है, कौन सा एक दिवस इसमें मनाया जाता है? तो इस 12 जून को दुनिया भर में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतलब चाइल्ड लेबर अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर, वर्ल्ड डे अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर के रूप में पूरा का पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड। यहाँ पर ये बोला गया है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? क्या वो 44 है, 12 है, 42 है, 25 है? तो सही आंसर है हमारा 44। जो आर्टिकल 44 है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो यूसीसी के बारे में बात करता है। अब खबर में क्या था ये देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो हमारे यूनियन लॉ मिनिस्टर हैं, ठीक है, तो यूनियन लॉ मिनिस्टर कौन बने हैं? वो बने हैं हमारे अर्जुन राम मेघवाल। कौन बने हैं? अर्जुन राम मेघवाल जी बने हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे नए लॉ मिनिस्टर कौन बने हैं? अर्जुन राम मेघवाल जी बने हैं। तो उन्होंने ये बोला है कि हम लोग जो यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने की सोचेंगे, ये एक मोदी जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनकी गवर्नमेंट का एक पार्ट है, एक एजेंडा का ये पार्ट है। अब हम यूसीसी की बात करें तो यूसीसी जो है वो आपके संविधान के पार्ट 4 में आता है। पार्ट 4 में एक डीपीएसपी है, ठीक है, पार्ट 4 है, डीपीएसपी का एक पार्ट है, मतलब कि राज्य के नीति निर्देश का ये एक पार्ट है। अब ये प्रमोट करता है, यूसीसी का मतलब क्या हो गया कि समान नागरिक संहिता, कि मतलब एक इस टाइप का लॉ संहिता जो कि सभी धर्मों पर समान रूप से लगाई जा सके, उसको हम बोलेंगे यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक कॉमन लॉज बना दिए जाएंगे, ठीक है, मतलब एक समान रूप के एक ही लॉ बना दिया जाएंगे जो कि सभी धर्मों के लोगों पर एक समान रूप से इम्प्लीमेंट करे जाएंगे। अब जैसे कि मैरिज हो गया, ठीक है, मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, मेंटेनेंस हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, एडॉप्शन हो गया, ठीक है, सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब कि प्रॉपर्टी, इन सब के लिए एक ही हम लोग लॉ बना देंगे, बार बार किसी भी अलग लॉ की ज़रूरत नहीं होगी। अब ये देखिए, अब ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे देश में डाइवर्सिटी है, ठीक है, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है, कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, तो इन सब के जो भी धर्म हैं उन सब में अलग अलग टाइप के उनके पर्सनल लॉज हैं, ठीक है, उन सभी के पर्सनल लॉज हैं धर्म के हिसाब से, और वो पूरे के सभी लोग इन्हीं पर्सनल लॉज पे चलते हैं। तो इन्हीं पर्सनल लॉज को ख़त्म करने के लिए यूसीसी लॉ की बात करी जा रही है कि हम एक कॉमन लॉ लेकर आएंगे जो कि सबके लिए मान्य होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया
कॉमन लॉ। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, अब इसमें ये बोला गया है कि हमारा जो देश है, हमारा देश क्या है, वो सेक्युलरिज्म को फॉलो करता है। तो यूसी से सेक्युलरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, साथ में यहाँ पर जेंडर इक्वेलिटी आएगी और वुमेन का सशक्तिकरण होगा। तो यहाँ पर ये बात बोली गई है। लेकिन अगर हम इसके बोलें कि नेगेटिव क्या है, कि यूसीसी अब तक आया क्यों नहीं है, तो पहली बात ये है, जो यूसीसी है वो आर्टिकल 25 का हनन करता है, मतलब कि इसको वॉइड करता है। इसका आर्टिकल 25 क्या बोलता है, ये एक फंडामेंटल राइट है जो कि हर धर्म के लोगों को अपने धर्म को प्रोपोगेट करने का एक रास्ता बोलता है, कि आपका धर्म आप खुद ही फॉलो कर सकते हैं। तो ये फंडामेंटल राइट का यहाँ पर एक इशू आ जाता है। चलिए, तो ये था हमारे 8 क्वेश्चन। आशा करती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा समझ में आया होगा। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपको मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं, वन लाइनर भी डिस्कस कर दिए हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी ये भी बताइए, वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, और अपने दोस्तों से भी करवाइए, साथ में हमारे चैनल को और वीडियो को शेयर भी करिए। और बच्चों को बताइए कि इस टाइप का भी एक चैनल है जहाँ पर कि एनसीईआरटी, करंट अफेयर सब कुछ कराया जाता है, तो इसका फ़ायदा आप भी लें और अपने दोस्तों को भी दिलाइए। और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों से भी कराइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।